हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली कर ले रहे हो, इसका मतलब ये एक चीज़ एकदम क्लियर है कि एनसीईआरटी आपकी थरोली रिवाइज्ड है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर, ताकि अगर आप चाहो तो उस पेज नंबर को रेफर करके उसका आंसर भी पता कर सकते हो। तो बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो इनमें से कौन सा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है? ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और नन ऑफ दीज। ग्लोबुलिन की बात करें बच्चों, यस, जो गामा ग्लोबुलिन होता है इट एक्ट एज एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किस चीज़ में हेल्प करती है भाई? डिफेंस में। तो आंसर तो यही सही है, लेकिन हमेशा की तरह हमें रूल आउट करने पड़ेंगे बाकी भी ऑप्शंस। सो एल्बुमिन क्या करता है भाई? वो हमारा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही नॉर्मल लेमन टर्म में मैं समझा देती हूँ क्या चीज़ होती है बच्चों। जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें हम देखिए, जो ब्लड सेल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है? टू कम आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। उस चीज़ को रोकने का काम जो होता है, उसके अगेंस्ट कि सारे ब्लड सेल्स बाहर ना जाए, तब जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कहते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये वाला फंक्शन है हमारा एल्बुमिन का। अब पहुंचते हैं ऑप्शन सी, विच इज़ फिब्रिनोजन। हमें पता है फिब्रिनोजन जब एक्टिवेट हो जाता है, फिब्रिन बन जाता है, तो किस चीज़ में हेल्प करता है? इन ब्लड क्लॉटिंग। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इन एक्टिव फॉर्म, इन एक्टिव फॉर्म एंड सीरम। तो देखो बच्चों, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये तो एकदम क्लियर है कि वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एक्टिव फॉर्म में मिल रहे हैं या इनएक्टिव फॉर्म में। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जो हमारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। अगर वो एक्टिव फॉर्म में मिले तो हमारा ब्लड तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट नहीं होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमें इसका आंसर पता चल चुका है, विच इज़ ऑप्शन ए 1 एंड 2। ठीक है, सो प्लाज्मा एंड इनएक्टिव फॉर्म। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आप देखोगे पेज नंबर 279 पे मिल जाएगा हमें ये एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ हाउ मच हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। तो सबसे पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और कौन से ब्लड कॉर्पसल में पाया जाता है? हमारे आरबीसी में। ठीक है, तो अब इसका अमाउंट पता करते हैं हम लोग। इसका अमाउंट बच्चों देखो कितना होता है, अराउंड 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड मिलता है। तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा इसमें कोई मशक्क़त नहीं करनी, सीधा सा देख लेते हैं क्या इसमें हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बताया हुआ है mg पर डेसीलीटर, विच इज़ इनकरेक्ट। और बी में क्या बताया गया है? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड। तो ये वाला आंसर हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। बट अगर हम देखिए प्रैक्टिकली देखिए, इंडिया में हम देखिए न्यूट्रिशन इतना रिजिड नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि हम देखिए सारी फीमेल्स में 12 ही पाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन फीमेल्स में 10 तक तो नॉर्मली पाया ही जाता है इंडिया में, क्योंकि इतना न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड है इंडिया, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंट WBC इज इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो बच्चों वैसे तो तुम्हें पता है मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, लेकिन अगर सीक्वेंस में आ गया तो कैसे करोगे? तो देखो, एक इसका न्यूमोनिक है, वो हम पता करते हैं। नेवर लेट मंकी ईट बनानास। तो इस तरीके से हम देखेंगे, हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा। वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो सबसे ज़्यादा मिलता है न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, और लास्ट में हम देखेंगे क्या मिल गया? बेसोफिल्स। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है। सबसे अबंडेंट कौन सा हुआ? न्यूट्रोफिल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नो एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। कौन से ब्लड ग्रुप में हम देख रहे हैं कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो वो क्या करेगा बच्चों? किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर पाएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा।
अब ये बताओ यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विच इज ए बी। और बाकी सारे समझ में आ रहे हैं। ए वाला जो है हमारा ऑप्शन उसमें लिखा है ए के पास कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? बी। ओ के पास कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों, ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन में बोला है बोथ ए एंड बी विच इज ऑब्वियसली नॉट फीजिबल। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन, एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, एंटीजन हमेशा पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ RBC और एंटीबॉडी हमेशा कहाँ मिलेगा हमें? प्लाज्मा में। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो कहाँ मिलेगा हमें वो? ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन ए विच इज RBC। ठीक है, सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एक एक करके सारे ऑप्शन समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी कब होता है? जो मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है और जो फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है। ये वाली बात हमें पता है, सही है, तभी होता है। सेकेंड, RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये वाली बात भी सही है। सी ऑप्शन में क्या बोला है? रीजन इज दैट टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा। ये वाली बात भी सही है बच्चों, प्लासेंटल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से फीटल और मैटरनल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सेकेंड डिलीवरी द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH इन द ब्लड। बच्चों ये वाली बात गलत हो गई। अब ये गलत क्यों हो गया? कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी जो होता है अगर तब मिक्स हो जाता है उसकी वजह से मदर के अंदर RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑप्शन डी। और उसमें जो गलत चीज़ लिखी है वो क्या है? सेकेंड डिलीवरी लिखा है, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट डिलीवरी। इतना क्लियर है बच्चों? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। In open circulatory system, blood pumped by heart passes through large vessels into ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हमारे क्या पाए जाते हैं बच्चों? साइनसेस। जो खाली स्पेसेस होते हैं वो वेसल्स होते हैं, जो खाली स्पेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइनसेस। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली हमें पता है कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब जरा जल्दी से मुझे ये बताओ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है? जब तक तुम बताओगे तब तक मैं भी बता देती हूँ। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। मोलस्का में हम देखेंगे एक क्लास ऐसी है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है विच इज सिफेलोपोडा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। कौन सी जर्म लेयर से हमारा हार्ट जो है वो डिराइव्ड है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म या नन ऑफ दिस? अगर हम ओवरऑल हम बात कर रहे हैं हार्ट की तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? मीजोडर्म। ये वाली लाइन भी NCERT में लिखी हुई है, जब आप हार्ट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। तो देखो बच्चों ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। एक बारी को मैं ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, उससे समझाती हूँ। तो ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट को हम हिंदी में बोलते हैं बाय और राइट को हम बोलते हैं दाएं। बाई तरफ जो वॉल्व पाया जा रहा है, बाई तरफ जो वॉल्व पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व क्यों? क्योंकि कौन सी तरफ पाया जा रहा है? बाई तरफ। ठीक है, अब उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ कौन मिल रहा है हमें? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ध्यान रहेगा बच्चों। तो जो बाई तरफ है वो बाइकस्पिड है और जो दाई तरफ है, दाई मतलब राइट तरफ है, वो कौन सा होगा? हमारा ट्राइकस्पिड। तो अब पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी सब हमें क्लियर है, उसमें तो नहीं होगा। फिर भी अगर देख रहे तो उनमें कौन कौन सा होगा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा पाया जाता है? बाइकस्पिड। राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी, इसमें तो कोई होता ही नहीं है। राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमारी यहाँ से असेंड करती है जो कि राइट वेंट्रिकल है। लास्ट ऑप्शन बोला लेफ्ट एट्रियम एंड एओर्टा, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि एओर्टा कहाँ से असेंड करता है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं बच्चों 11th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट एट। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पेस सेटर।
ये हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का एक पार्ट है। अब ये कहाँ पर पाया जा रहा है, देखो बच्चों, इस तरीके से हम देख लेते हैं, 4 चेंबर हैं हार्ट के। राइट एट्रियम में हम देखेंगे यहाँ पर हमें कौन मिलता है, जो पेस मेकर होता है, विच इज़ नोन एज SA नोड, ठीक है। और यहीं भी हम देखेंगे लोअर लेफ्ट में कौन मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें मिलता है AV नोड। तो राइट एट्रियम में हम देखेंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या पाया जा रहा है हमें, AV नोड, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं पेस सेटर। अब देखते हैं ऑप्शंस। सो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इनकरेक्ट, वो तो हमारा कौन है, SA नोड। राइट अपर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनकरेक्ट। राइट लोअर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ये भी गलत। लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यस। आप देखो लेफ्ट साइड पे हमारा ये पाया जा रहा है, तो यही हो गया आंसर हमारा। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं बच्चों 12th की तरफ। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स आर कॉल्ड परकिंजी फाइबर, AV नोड, SA नोड या नन ऑफ दीज। तो बच्चों AV नोड, SA नोड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास वैसे तो ऑप्शन क्या बचा है, या तो परकिंजी फाइबर्स या नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या बोला गया है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ये पतली पतली मस्कुलर फाइबर जो होती हैं, जो हमारे वेंट्रिकल में पाई जाती हैं थ्रू आउट, इनको हम बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स। अब ये जो परकिंजी फाइबर्स है बच्चों, ये क्या करती हैं, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था SA नोड से, फिर वो AV नोड गया, AV बंडल गया, वहाँ से बंडल ऑफ हिस गया, और फाइनली जितना भी एक्शन पोटेंशियल था पूरे वेंट्रिकल में कैसे पहुँचेगा, वाया परकिंजी फाइबर्स। इतना क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन A, विच वॉज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो पेज नंबर 284 से उठाया गया है, वो क्या है, SA नोड प्रोड्यूसेस एक्शन पोटेंशियल। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है SA नोड, वो हम इससे डिटर्मिन कर सकते हैं जो हमारा पल्स रेट होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस। 60 to 62 पर मिनट, 70 to 75 पर मिनट, 60 to 70 पर मिनट, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें पता है हमारा पल्स रेट क्या होता है, 70 to 75 पर मिनट। तो और वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। When all the 4 chambers are in relaxed state, it is called। तो देखो बच्चों, हार्ट में हम देख रहे हैं 2 कंडीशन आ रही है, या तो हो रहा है हार्ट चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट या हो रहे हैं रिलैक्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, चारों चेंबर जब एक साथ रिलैक्स हो रहे हैं, चारों मतलब सारे के सारे जॉइंट, और रिलैक्स हो रहे हैं, क्या होगा बच्चों, डायस्टोल। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज़ जॉइंट डायस्टोल। एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ऑप्शन डी में लिखा है जॉइंट सिस्टोल, ये वाली कंडीशन कभी होती ही नहीं है। हमेशा एक साथ ये सिस्टोल नहीं करते हैं। हमेशा क्या होता है बच्चों, ये डायस्टोल हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मिलके चारों चेंबर एक साथ सिस्टोल कर जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल्स बाय। तो देखो बच्चों 100% ब्लड है, वो कैसे आना है, अराउंड 70% हम देख लें पैसिवली फ्लो कर जाता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब बाकी का कितना बचा, 30%। उस 30% को वेंट्रिकल में भेजने के लिए क्या करते हैं, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया का सिस्टोल होने की वजह से रिमेनिंग कितना परसेंट ब्लड गया, 30%। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, विच इज़ द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी 50%, ये भी इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स, एक स्ट्रोक मारा, स्ट्रोक मतलब एक शॉट मारा, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में क्या मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। अमाउंट ऑफ पेन इन हार्ट अटैक, नहीं। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट, नहीं। मैंने क्या बोला, एक स्ट्रोक मारा, एक स्ट्रोक में कितना जा रहा है, पर मिनट की बात नहीं हो रही है। आगे देखते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स पर कार्डियक साइकिल, ये वाली बात सही है। एक बार कार्डियक साइकिल हुई तो वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकला, उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसमें हमारा आंसर बहुत क्लियरली क्या आ चुका है,
क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कार्डियक आउटपुट। अब हम आउटपुट निकालें ना बच्चों, तो हार्ट का जो आउटपुट है वो हम पर मिनट के हिसाब से निकालते हैं कि पर मिनट क्या प्रोडक्टिविटी है वो देखते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई कार्डियक आउटपुट, हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो पर मिनट हमारा हार्ट बीट कितनी देर तक कर रहा है, विच इज़ हार्ट रेट, और एक स्ट्रोक में कितना ब्लड निकला था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एकदम आइडियल अगर मैं लेके चलूँ, हार्ट रेट हमारा कंसिडर करते हैं 72, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है 70 ml, तो 70। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 5040 ml, ठीक है। तो पर मिनट इतना ब्लड जो है वो पंप हो रहा है। इतना क्लियर है बच्चों? तो कार्डियक आउटपुट हम पर मिनट निकालते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। अमाउंट ऑफ पेन इन हार्ट अटैक, गलत। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट, ये वाली बात सही है। कितना ब्लड निकल रहा है पर मिनट, पर मिनट मतलब देख रहे हो सारा हार्ट रेट कितना है, एक हम देख रहे हैं उसको काउंट किया, इससे हमने निकाल लिया। तो एक मिनट में कितना हमारा हार्ट रेट है 72, और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकला 70। तो यहाँ से हमें बी वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। सी देखते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल, ये गलत, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज़ रिलेटेड टू ईसीजी। ईसीजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इतना इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ईयर नीट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट्स। तो देखते हैं बच्चों, ये जो पी वेव है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। एज पर एनसीईआरटी में सारी बात बता रही हूँ। पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ पर एट्रिया के पास इम्पल्स आती है, ठीक है। क्यूआरएस में क्या होता है, एट्रियल रीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ से इम्पल्स जा चुकी है, अब कहाँ तक पहुँची होगी वो, वेंट्रिकल, तो क्या हो जाएगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब बात करते हैं टी वेव की। टी वेव हम देखेंगे जब यहाँ पर इम्पल्स थी, तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा बच्चों, जो इम्पल्स थी वेंट्रिकल से जा चुकी है, तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। सो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। सो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए विच इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज़ द राइट आंसर, क्योंकि टी वेव के बारे में बोला है, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक्सपेक्टेड 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर हम इसको काउंट करें तो हमें क्या पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, वो क्या है, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। वो कौन सा सिस्टोल हो रहा है बच्चों, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टरी एंड वेन वॉल हैव हाउ मैनी लेयर्स। तो इनकी जो वॉल्स होती है बच्चों, इसमें कितनी लेयर होती है, इनमें पाई जाती हैं 3 लेयर। यहाँ से तो हमारे पास आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बट इसका डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब वो जो 3 लेयर है बच्चे, वो कौन कौन सी है। जो सबसे बाहर वाली लेयर आप देख रहे हो, जो हम देख रहे हैं वेन में, हम देखेंगे कंपैरेटिवली कैसी है, ब्रॉड है, और आर्टरी में ये पतली है। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है बच्चों, ये बनी हमारी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो जाहिर सी बात है, कौन से फाइबर्स पाए जाएंगे इसमें, कोलाजन फाइबर्स। तो ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। सेकेंड जो लेयर है हमारी, ये आप देख रहे हो, सेकेंड लेयर हम देखें कंपैरेटिवली थिक है किसमें, आर्टरी में। तो ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वेन है। सेकेंड या मिड लेयर जो है हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली थिक है हमारी आर्टरी में और थिन है हमारी वेन्स में। ये कौन सी लेयर है बच्चों, ये है ट्यूनिका मीडिया। और ये किससे बनी है, ये बनी है स्मूथ मसल से और इलास्टिक फाइबर से। स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक
फाइबर्स। क्योंकि बच्चों आर्टरी में हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा स्मूथ मसल पाई जा रही है, इसीलिए इसमें जो ब्लड फ्लो होता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पल्सेटाइल। अगर हम यहाँ पे हाथ रखें और फील करें तो हमें यहाँ पे जो पल्स फील हो रही है वो आर्टरी में हो रही है, ना कि वेन में हो रही है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये जो आप देख रहे हो रेड में, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटिमा या ट्यूनिका इंटरना। सो ट्यूनिका इंटिमा ये हमारी बनी है सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम से। इतना क्लियर है बच्चों। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पे दिख रही होगी, इसका जो ल्यूमेन है और इसका जो ल्यूमेन है, दोनों में डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा है, नारो है, और वेन्स का ल्यूमेन कैसा है, वाइड है। इस वजह से हम देखेंगे किस में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, आर्टरी में या वेन में। ऑब्वियसली किस में ज़्यादा होगा, आर्टरी में। ठीक है बच्चों, तो खैर हमारा क्वेश्चन ये था कि आर्टरी और वेन कितनी लेयर से बना है, वो इन 3 लेयर से बना हुआ है। ठीक है, और यही अगर क्वेश्चन पूछिए कैपिलरी कितना लेयर थिक है, तो आप बोलेंगे सिंगल लेयर थिक है, उसमें सिर्फ एक लेयर पाई जाती है, विच इज ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ए 130/80 mmHg, बी 120/80 mmHg, सी 120/90 mmHg और D 140/80 mmHg। तो ये तो जग जाहिर है, हमें पता ही है इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 120/80 mmHg। और एज पर NCERT हम देखें, अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रहा है अगर हमारा ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं तो आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से NCERT को थरोली पढ़ा हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।